और अब हम राहुल गांधी के बयान के बारे में आपको बताते हैं कि वो कौन सा बयान है जिसको लेकर सियासत है। मोदी सरकार में चीन पाकिस्तान के करीब होने के राहुल गांधी के बयान पर अमेरिकी विदेश मंत्रालय का जवाब आ चुका है। अमेरिका ने कहा है कि वो चीन पाकिस्तान पर राहुल के बयान का समर्थन नहीं करता है। दरअसल संसद में राहुल गांधी ने भारत सरकार की विदेश नीति की आलोचना की थी और कहा था कि आपकी नीति से चीन और पाकिस्तान को एकजुट करने का काम किया है। ये सबसे बड़ी चुनौती भारत के सामने है और इसी बयान को लेकर अब अमेरिकी विदेश मंत्रालय की तरफ से भी स्टेटमेंट आ चुका है। मोदी सरकार में करीब आने की ये बात कही गई थी। राहुल ने विदेश नीति पर सवाल उठाए थे और विदेश नीति पर सवाल उठाते उन्होंने क्या कहा था कि चीन और पाकिस्तान एक होते जा रहे हैं, लेकिन अब इसका खंडन किया है यूएस ने और उसने बयान से किनारा कर लिया है। एक बार हम वो बयान भी सुनवाएंगे जिससे आपको सहूलियत हो कि आखिर राहुल गांधी ने संसद में कहा क्या था और कैसे विदेश नीति को लेकर सवाल खड़े किए थे। लेकिन अब यूएस ने राहुल के बयान का खंडन किया है। उसने कहा है कि हम इत्तेफाक नहीं रखते हैं, हम समर्थन नहीं करते हैं। ये इस वक्त की बड़ी जानकारी हम आपको बता रही हैं। तो क्या महज सियासत करने के लिए इस बयान को दिया गया, ये सवाल अहम है। संसद में दिए राहुल गांधी के बयान पर सियासी संग्राम छिड़ चुका है। संसद में राहुल ने बुधवार को मोदी सरकार की नीतियों पर सवाल उठाए, साथ ही न्यायपालिका, चुनाव आयोग, विदेश नीति पर भी गंभीर बातें कही। राहुल गांधी ने कहा कि सरकार की गलतियों की वजह से चीन और पाकिस्तान करीब आ गए। राहुल के बयान पर सरकार की ओर से करारा जवाब दिया गया है। खुद विदेश मंत्री एस जयशंकर समेत कई केंद्रीय मंत्रियों ने जवाब दिया और कहा कि राहुल गांधी कंफ्यूज आदमी है। साथ ही यह भी कहा कि बिना पढ़े टिप्पणी करना गलत है, उन्हें माफी मांगने को कहा गया है। तो सदन में जो उन्होंने विदेश नीति को लेकर सवाल उठाए हैं और जैसे जैसे उन्होंने ये सवालों का सिलसिला आगे बढ़ाया, वैसे वैसे बीजेपी के जो तमाम लीडर्स हैं या फिर केंद्रीय मंत्री हैं वो हमलावर होते हुए नजर आए। सीधे कंफ्यूज आदमी करार दिया गया राहुल गांधी को। किरण रिजिजू ने, जो कि केंद्रीय मंत्री हैं, उन्होंने माफी की मांग की। दो हिंदुस्तान बन रहे हैं, एक अमीरों का हिंदुस्तान और दूसरा गरीबों का हिंदुस्तान। और इन दो हिंदुस्तानों के बीच में खाई बढ़ती जा रही है। गरीब हिंदुस्तान के पास आज रोजगार नहीं है। प्रेसिडेंशियल एड्रेस में बेरोजगारी के बारे में एक शब्द नहीं था और पूरे हिंदुस्तान में आज हिंदुस्तान का युवा रोजगार ढूंढ रहा है। हर स्टेट में, उत्तर प्रदेश, बिहार, सब जगह हिंदुस्तान का युवा एक ही चीज मांग रहा है, रोजगार हमें दे दो। और आपकी सरकार नहीं दे पा रही। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि राहुल का बयान बेहद आपत्तिजनक है। संसद भवन में ऐसी बातें कहना संसद का ही अपमान है। I believe that Rahul Gandhi has no understanding about democracy. He has no respect for democracy and he doesn't believe in democracy. He believes in one man or one family rule in the country. राहुल ने निशाना साधा तो बीजेपी ने जवाब देने में वक्त नहीं लगाया। मुख्तार अब्बास नकवी ने कांग्रेस की सोच पर सवाल उठा दिया और यूपीए सरकार पर तंज कसा। इनकी सोच क्या है? इनका जो वक्त था उस दौरे तरक्की के अंदाज निराले थे, चौतरफा करप्शन था, हर ओर घोटाले थे। और इस बीच किरण रिजिजू ने ट्वीट करके लिखा है, पहले वो भारत के युवराज की तरह व्यवहार करते थे और अब उन्हें लगता है कि वो भारत के राजा हैं। ये किरण रिजिजू का ट्वीट है। तो किरण रिजिजू ने जो ट्वीट किया है वो बड़ी बातें हम आपको बताते हैं। इससे पहले उन्होंने स्टेटमेंट में दिया था और उन्होंने कहा है कि अब उन्हें लगता है कि वो भारत के राजा हैं। ये राहुल गांधी के लिए कहा गया है। पहले वो भारत के युवराज की तरह व्यवहार करते थे और अब उन्हें लगता है कि वो भारत के राजा हैं।
और अब बात कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी की करते हैं। प्रियंका गांधी आज यूपी के बुलंदशहर में है, जहां वो लोगों से कांग्रेस पार्टी के लिए वोट मांगेगी। लेकिन उससे पहले प्रियंका ने न्यूज़ 18 से बातचीत की। प्रियंका ने उस हर सवाल का जवाब दिया जो विरोधी उन पर उठाते रहे हैं। हमारे साथ कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी है। प्रियंका जी, नोएडा में आप प्रचार कर रही हैं, क्या आपको दिखाई दे रहा है, क्या संभावना है? देखिए, मुझे ये दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे जनता की बहुत सारी समस्याएं हैं। चाहे आप जो फ्लैट ओनर्स की समस्याएं हैं उससे लेके जो स्लम्स में समस्याएं हैं, जो वो नहीं जहाँ पे वो डूब क्षेत्र का जो समस्याएं हैं, बहुत सारी समस्याएं हैं और इन समस्याओं की सुनवाई कोई नहीं कर रहा है। तो ये बहुत स्पष्ट है। आज सुबह से मैं इसी विधानसभा में हूँ और मुझे यही दिख रहा है कि चाहे किस भी लेवल के लोग हों, चाहे मिडिल क्लास के हों, चाहे अपर क्लास के हों, चाहे गरीब लोग हों, सबकी समस्याएं और किसी की भी सुनवाई नहीं हो रही है। ये बहुत क्लियर है। प्रियंका जी, यहाँ तो मुख्यमंत्री कहते हैं विकास की गंगा बह गई, जो रहा सहा है वो अगली बार पूरा कर देंगे। आप जनता से पूछिए क्या उनको लग रही है विकास की गंगा बह रही है। मैं तो कह रही हूँ कि विकास की बात करिए, चुनाव में विकास के मुद्दे उठाइए और मैं जनता को बार बार ये कह रही हूँ कि आप जागरूक बनिए और नेताओं को जवाबदेह बनाइए, क्योंकि यहाँ जो हो रहा है आपको बताया जा रहा है, विज्ञापन हो रहे हैं बड़े बड़े कि बहुत काम हुआ है, लेकिन अगर एक दिन के लिए मुख्यमंत्री जी यहाँ आ जाएं और जनता से बात करें जिस तरह से मैंने बात की है, उनको एकदम पता चल जाएगा कि यहाँ पे विकास नहीं हुआ है। यहाँ पे जनता को नकारा गया है, उनकी सुविधाएं जो है वो नहीं बनाई गई हैं और हर स्तर पर यहाँ विकास नहीं दिख रहा है। लेकिन जिस तरह का वो हमला आप पर या राहुल गांधी पर करते हैं, आपको लगता है कि चुनाव का ये मुद्दा होना चाहिए कि एक्सीडेंटल हिंदू हैं, या फिर दोनों लोग इटली चले जाते कोरोना में जैसे हमने संभाला, अगर उनकी सरकार होती तो चले जाते? देखिए फिलहाल तो मैं इटली 2014 से नहीं गई हूँ, ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, हमारा धर्म क्या है, हमारी आस्था क्या है, ये भाजपा वालों को तो मालूम नहीं है। तो झूठ बोलना इनका काम है और झूठ बोलते रहते हैं ये, चाहे मेरे भाई के बारे में, चाहे मेरे बारे में। हमारा काम है कि हम संघर्ष करते रहेंगे, हम जनता की आवाज़ उठाते रहेंगे, हम जनता के पक्ष में खड़े होते रहेंगे और जब ये गलत करेंगे तो हम वही मुद्दे उठाएंगे, ये दिखाने के लिए। जैसे आपने कहा कि यहाँ कह रहे हैं कि विकास है, लेकिन यहाँ विकास नहीं है, हम उसके लिए संघर्ष करेंगे। यूपी चुनाव में 80% हिंदुओं का वोट लेने के लिए लड़ाई शुरू हो चुकी है। समाजवादी पार्टी के बड़े नेता रामगोपाल यादव का दावा है कि अगर उनकी सरकार बनी तो अखिलेश यादव राम मंदिर निर्माण तेजी से करवाएंगे। रामगोपाल यादव के बयान को हिंदू वोट खींचने की कवायद के तौर पे देखा जा रहा है। रामगोपाल यादव के बयान पर बीजेपी ने हमला बोला, कहा जो लोग राम भक्तों पर गोलियां चलाते हैं वो राम मंदिर का निर्माण कैसे करेंगे। पहले सुनिए राम मंदिर निर्माण पर रामगोपाल यादव का कहना क्या है। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के प्रधान महासचिव रामगोपाल यादव। रामगोपाल जी, संसद में आपने कहा कि अखिलेश की सरकार बनेगी तो राम मंदिर और जल्दी बन जाएगा, क्या तर्क है? माननीय अमित शाह साहब ने चित्रकूट में जाकर ये कहा था कि अखिलेश कितना ही जोर लगा लें, मंदिर बनने से नहीं रोक सकते। जबकि ना अखिलेश मंदिर का विरोध कर रहे हैं, ना समाजवादी विरोध कर रहे हैं, ना सुप्रीम कोर्ट के फैसला आने के बाद देश का कोई आदमी विरोध कर रहा है। इसके बावजूद जब कोई गृहमंत्री ये कहते हैं तो मोटिव अल्टीरियर हो गया, केवल चुनावी दृष्टि से कह रहे हैं। इसलिए मैंने कहा कि जब ये कहते हैं तो मैं ये कह रहा हूँ कि अभी तो मंदिर के निर्माण में जो चंदा मिला है उसमें चोरी कर रही है लोग, लेकिन अखिलेश की सरकार आएगी तो ये चोरी नहीं होगी और मंदिर और जल्दी बन जाएगा। रामगोपाल यादव के बयान पर बीजेपी हमलावर हो चुकी है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने समाजवादी पार्टी को खुला चैलेंज किया। गिरिराज सिंह ने कहा कि अगर हिम्मत है तो वो गंगा जल लेकर मथुरा के मंदिर में जाए और मथुरा में मंदिर बनवाए। पूरा देश देख रहा है कि सपा की सरकार ने, रामगोपाल जी क्यों बोल रहे थे और नहीं बोल रहे थे, मैं भी मौजूद था। जिस सपा की सरकार का मुखिया राम जन्मभूमि, राम मंदिर के आंदोलन में सैकड़ों राम भक्तों पे गोलियां चलाई, लाशें बिछवा दी और मुलायम सिंह ने कहा था
कि अगर आगे भी जरूरत पड़ेगा तो हम गोलियां चलाने में हिचकिचाएंगे नहीं। अखिलेश जी के राज में दंगे हुए, सनातनियों के ऊपर प्रहार हुआ, अब वो मंदिर जाए, अच्छी बात है। अगर है हिम्मत तो गंगा जल तुलसी लेके कसम खाएं, उस मथुरा के कृष्ण मंदिर में जाकर के कि मैं जिस रूप में यहाँ का सनातनी चाहता है वो मंदिर मैं बनाने के लिए जाऊंगा। है हिम्मत। रामगोपाल यादव के बयान को काउंटर करने के लिए बीजेपी के अलवर से सांसद बालकनाथ भी आए। उन्होंने समाजवादी पार्टी पर कार सेवकों पर गोली चलाने का आरोप लगाया। कहा, कार सेवक को शहीद करने वाले राम मंदिर क्या बनवाएंगे। अलवर से बीजेपी सांसद महर योगी बालकनाथ जी हैं। बालकनाथ जी, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव रामगोपाल यादव ने कहा है कि अगर अखिलेश सीएम बन जाएंगे तो बड़ा मंदिर, भव्य मंदिर बनेगा और बीजेपी से तो जल्दी बनवा देंगे। ऐसा है कि मंदिर तुड़वाने में इनका मंदिर को न बनने में इनका हाथ था, और जिस प्रकार से जब वहाँ पर एक विवादित ढांचे का विध्वंस हुआ, उसको गिराया गया, उसमें जो कार सेवकों की जो उनकी शहादत हुई, उन पर गोली चलाने का इनका उसमें पूरा हाथ था। आज ये लोग मंदिर बनवाने आ गए, क्योंकि हम लगातार इस बात को कह रहे हैं कि ये लोग अब राम राम का नाम लेंगे, क्योंकि राम के नाम के सारे इनकी नैया पार होने की इनको उम्मीद लगती है। लेकिन राम तो उनके साथ हैं जिन्होंने राम का काज किया है, और राम के इस कार्य को आगे बढ़ाने का उद्देश्य लेकर जो पार्टी चली है, राम राज्य की स्थापना का संकल्प के साथ में जो पार्टी चली है, वही भगवान श्री राम का मंदिर भी बनवाएगी, और आने वाले समय पर मथुरा में भी भगवान श्री कृष्ण का मंदिर बनाएगी। ये लोग केवल और केवल मंदिर गिराने का तो काम कर सकते हैं, और भारत के जो आध्यात्मिक संस्कृति है उसको बढ़ाने का काम नहीं कर सकते, उसमें रुकावट पैदा करने का काम कर। अयोध्या के सांसद लल्लू सिंह ने भी राम मंदिर मामले पर रामगोपाल यादव को घेरा। लल्लू सिंह ने कहा कि पूरा देश जानता है किस तरह सपा ने राम भक्तों पर अत्याचार किया था, गोलियां चलवाई थी। रामगोपाल जी कुछ बोल सकते हैं, उनको बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ता। पूरा देश जानता है कि लोग क्या करेंगे, किस प्रकार 1989 में इन लोगों ने राम भक्तों के साथ अत्याचार किया था, गोलियां चलाई थी, ये पूरा देश जानता है। जैसे जैसे यूपी के पहले फेज के मतदान की तारीख करीब आ रही है, सर्दी में यूपी का चुनावी पारा बहुत हाई हो चुका है। अयोध्या के साधु कांग्रेस उम्मीदवार रीता मौर्य पर गंभीर आरोप लगाए हैं। संतों का आरोप है कि रीता मौर्य काफी दिनों से धर्मांतरण के लिए काम कर रही हैं। हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास ने दावा किया है कि ऐसे उम्मीदवार के साधु संत विरोध करेंगे और कांग्रेस को जनता आईना दिखाएगी। कांग्रेस ने अयोध्या से रीता मौर्य को अपना उम्मीदवार बनाया है, जिनका विरोध हो रहा है। दरअसल इन पर आरोप ये लग रहा है कि इन्होंने धर्मांतरण का काम किया है और अब इनके चेहरे को क्यों पार्टी मौका दे रही है। जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी की मानसिकता शुरू से ही रही है, वो दर्शाते हुए और उन्होंने प्रत्याशी अयोध्या में दिया है। जिस महिला का उन्होंने महिला को यहाँ पर प्रत्याशी बनाया है, वो महिला लगातार ईसाई मिशनरियों के लिए काम करती है। लगातार धर्मांतरण के मामले में तमाम जगह चंगाई सभा लगाकर, और जो भोले भाले हिंदू हैं, मौर्य समाज के, दलित समाज के, पिछड़े समाज के और भी गरीब समाज के, उनको बरगलाकर ये महिला ईसाई बनाती है। ऐसे लोगों का धर्म नगरी अयोध्या से कांग्रेस पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। अयोध्या का साधु संत, हिंदू जनमानस इसका पुरजोर विरोध और निंदा करता है। अमित सिंह हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित सिंह, ये पूरा विवाद है क्या? साधु संतों की नाराजगी हम देख रहे हैं कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार को लेकर, धर्मांतरण का सीधे सीधे आरोप लग रहा है, तो इससे पहले हुआ क्या है वो जरा हमारे दर्शकों को ब्रीफ कीजिए। देखिए, फिलहाल साधु संतों की तरफ से यह आरोप लगाया जा रहा है कि कांग्रेस जो प्रत्याशी है रीता मौर्य, ये लंबे समय तक धर्मांतरण गैंग के साथ जुड़ी रही है, लोगों का धर्मांतरण करती रही है। तो ये सीधा सीधा आरोप साधु संतों का है। तो इस आरोप पर फिलहाल ना ही कांग्रेस पार्टी और ना ही रीता मौर्य जो कि उम्मीदवार
सरकार हैं वो कुछ नहीं कह रही हैं। बीते कल भी हमने रीता मौर्य से बातचीत करने की कोशिश की है इस पूरे मसले पर कि जिस तरीके से संगीन आरोप लगाए जा रहे हैं साधु संतों के द्वारा, वो भी अयोध्या से, और अयोध्या से ही वो चुनाव लड़ रही हैं, तो इस पर उन्होंने कुछ नहीं कहा। आज देखना होगा कि आज वो क्या कुछ कहती हैं कि नहीं अपने सफाई में। फिलहाल साधु संतों की तरफ से सीधे आरोप लगाया गया है कि पहले ये धर्मांतरण गैंग के साथ जुड़ी हुई थी और ये लगातार धर्मांतरण करवा रही थी। जी चलिए अमित, फिलहाल शुक्रिया। रामा दल के अध्यक्ष कलकी राम ने भी रीता मौर्य पर धर्मांतरण का आरोप लगाया है और दावा किया है कि ऐसे लोगों का जनता विरोध करने वाली है। कि जो सनातन धर्म का विरोधी है वही कांग्रेस का प्रत्याशी है। अयोध्या की नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश का यही हाल है। जो सनातन धर्म की जड़ में मट्ठा डालने का काम कर रहे हैं, कांग्रेस उनको टिकट दे रही है। और यह बात पूरे सनातन समाज को समझनी चाहिए कि सनातन समाज का सबसे बड़ा शत्रु अगर कोई है तो अंग्रेजी संगठन कांग्रेस पार्टी है। इसलिए इसके समूल नाश का संकल्प लेकर हमें अपनी 100% एकजुटता के साथ प्रदेश में योगी और केंद्र में मोदी का समर्थन करना है। अन्यथा आने वाली पीढ़ी को अपना अस्तित्व बचाने के लिए सड़क पे खून के आंसू रोना पड़ेगा। और अयोध्या का जो प्रत्याशी है, ये तो आरोपों की सिरमौर हैं। इनके वहां डेली नित्य सुबह 5 बजे एक सभा लगती है जिसमें धर्मांतरण का पाठ पढ़ाया जाता है। उनके बारे में अयोध्या का बच्चा जानता है कि वो किस तरह धर्म परिवर्तन का बिजनेस चला रहे हैं। तो साधु संतों की नाराजगी आप देख रहे हैं अयोध्या में। क्या कांग्रेस पार्टी ने एक स्ट्रैटेजी के तहत ऐसे चेहरे को मौका दिया है? क्योंकि साधु संतों की नाराजगी तो यह है कि जो सनातन के खिलाफ कदम उठाते रहा है उसको क्यों मौका, उसको क्यों कांग्रेस पार्टी इस तरीके से आगे लेकर आ रही है। और ये सिर्फ अयोध्या तक के लिए सवाल नहीं साधु संतों का ये कहना है, जिसमें महंत राजू दास जो हनुमानगढ़ी के महंत है, उनका ये कहना था कि सिर्फ यही नहीं बल्कि कांग्रेस पार्टी की स्ट्रैटेजी पूरे उत्तर प्रदेश को लेकर है कि जो भी सनातन के खिलाफ में आवाज बुलंद करता है उसको पार्टी मौका देती है। अब अयोध्या जो कि सनातन की राजधानी के तौर पे आप देख सकते हैं, भव्य राम मंदिर का एक तरफ निर्माण हो रहा है और वहां जाकर कोई भी ये खतरा मोल नहीं लेता है कि वो साधु संतों को नाराज करे। अगर वैसे जगह पे कांग्रेस पार्टी ने रीता मौर्य को मौका दिया है, जो कि उनके ऊपर एक के बाद एक आरोप लग रहे हैं कि वो धर्मांतरण से जुड़ी हुई है, तो कांग्रेस पार्टी ही बता पाएगी कि इसके पीछे स्ट्रैटेजी है क्या। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए पहले फेज की वोटिंग से पहले सभी राजनीतिक दल जोरों शोरों से तैयारी कर रहे हैं। पश्चिमी यूपी में चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने भी अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। आज उत्तर प्रदेश में बीजेपी के 3 बड़े दिग्गज चुनावी मैदान में होंगे। अलग अलग इलाकों में ये चुनाव प्रचार की कमान संभालने वाले हैं, जिसमें अमित शाह की मौजूदगी रहेगी बुलंदशहर में, जेपी नड्डा सिराथू में रहेंगे और अमरोहा में रहेंगे राजनाथ सिंह। ये बीजेपी के 3 बड़े चेहरे और तीनों चुनावी मैदान में उतरने वाले हैं और ये यहां पे चुनाव प्रचार करेंगे। हालांकि ये सिर्फ आज की बात नहीं है, बल्कि इससे पहले भी हमने देखा कि अमित शाह की मौजूदगी हर दिन किसी न किसी जिले में रहती है और खासकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जिलों में जरूर रहती है, जहां से पार्टी को ये तय करना है कि आगे की राहें आसान हो जाए लखनऊ पहुंचने तक के लिए। तो अमित शाह आज भी पश्चिमी यूपी में हैं। अमित शाह सुबह 11 बजे बुलंदशहर के अनूप शहर विधानसभा में रहेंगे, जबकि दोपहर की बात करें तो वो तकरीबन 1 बजे डिबाई में होने वाली एक जनसभा को संबोधित करेंगे। इस सभा के बाद वो दोपहर 3:30 बजे गाजियाबाद पहुंचेंगे और एक जनसभा में हिस्सा लेंगे। अमित शाह लोनी विधानसभा से बीजेपी उम्मीदवार नंदकिशोर गुर्जर के समर्थन में चुनावी सभा करेंगे। इसके बाद वो लोनी के गढ़ी कटैया गांव में डोर टू डोर कैंपेन करने वाले हैं। और इससे पहले कल सीएम योगी आदित्यनाथ ने बुलंदशहर और मथुरा में चुनाव प्रचार किया था। चुनावी मंच से योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी और आरएलडी की जो जोड़ी है उस पर निशाना साधा। योगी ने कहा कि 2 लड़कों की जोड़ी 2017 में भी आई थी। ये निशाना था राहुल गांधी और अखिलेश यादव की तब की जोड़ी को लेकर। और अब जयंत चौधरी और अखिलेश जब चुनावी माहौल में एक साथ आ रहे हैं तो इसको लेकर सीएम योगी ने ये बयान दिया। ये जो 2 लड़कों की जोड़ी आई है ना, ये 2 लड़कों की जोड़ी 2017 में भी बनी थी, 2014 में भी बनी थी। 2017 में प्रदेश की जनता ने एक दिल्ली में रहने वाले और एक लखनऊ में रहने वाले दोनों जोड़ी को कहा था कि तुम जिस लायक हो ही नहीं भाई,
ये जो लाल टोपी है ना, ये रेड अलर्ट है। हिस्ट्री सीटर और मुजफ्फरनगर के दंगों से जिन हिंदुओं का रक्त बहा था, उनके खून से रंगी हुई टोपी है। राम भक्तों के खून से सनी हुई टोपी है। इसलिए अलर्ट, लोगों को अलर्ट कर देने की आवश्यकता है। पिछली सरकार तमंचे की फैक्ट्री चलाती थी और हम यहीं पे डिफेंस कॉरिडोर दे रहे हैं। डिफेंस कॉरिडोर, यहां जो तोप बनेगी ना, और जब भारत की सीमा पे गरजेगी तो पाकिस्तान के छक्के उसी में छूट जाएंगे जो वहां पे नौजवान। गृह मंत्री अमित शाह ने कल यूपी के अतरौली और बदायूं में जनसभा को संबोधित किया था। अतरौली के मंच से गृह मंत्री ने अखिलेश यादव पर जमकर हमला बोला। डबल इंजन की सरकार ने यूपी को बदल दिया है। उन्होंने कहा कि जातिवादी सरकारें यूपी का भला नहीं कर सकती हैं। अब ये अन्न की पोटली लेकर निकलते हैं। अखिलेश जी, अगर एक कोई नई पार्टी के लिए तो हम मान ले। आपकी तो कई साल सरकार रही है, आपकी रही, मुलायम सिंह जी की रही। कब खरीद की, इसका हिसाब किताब लेकर आओ जरा। लाना चाहिए नहीं लाना चाहिए भाई? जोर से बोलो, लाना चाहिए नहीं लाना चाहिए? मित्रों, ये कभी भी किसानों का भला नहीं कर सकते। ये अपने परिवार का भला करते हैं और किसी का भला नहीं। अभी एक समाजवादी इत्र वाले के यहाँ रेड हुई, 250 करोड़ रुपया निकला। 250 के मंच पूरा भर जाए इतना रुपया। अब रेड करी तो क्या मोदी जी राजनीति करते हैं? भाई आपका पहले ये बता दो कि एक इत्र वाले के वहां रेड हुई और 250 करोड़ रुपया बेनामी पकड़ा गया, इससे आपके रिश्ता क्या है? बताना चाहिए नहीं बताना चाहिए? और अगर रिश्ता नहीं है तो आपको दुख क्यों हो रहा है? क्यों दुख हो रहा है? क्योंकि हमारे चुनाव लड़ने की व्यवस्था थी। अरे भाई 250 करोड़ रुपया, 250 करोड़। मित्रों, ये लोग पारदर्शी से शासन नहीं कर सकते, भ्रष्टाचार से मुक्त नहीं कर सकते। भ्रष्टाचार मुक्त शासन केवल और केवल नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी और कमल निशान ही। मंच से अमित शाह ने कहा कि अखिलेश राज में हर जिले में एक बाहुबली और एक माफिया होता था। ऐसे लोग पिछले 3 सालों से जेल में बंद हैं। अब यूपी में कोई बाहुबली नहीं है, बल्कि बजरंगबली है। इनके जमाने में हर उत्तर प्रदेश के जिले में, जनपद में एक बाहुबली होता था और एक माफिया होता था। अभी कोई है? कोई बाहुबली नहीं है तो सिर्फ बजरंगबली है और कोई नहीं है भाई। दिखाई पड़ता है बाहुबली? अरे यार जोर से बोलो ना, दिखाई पड़ता है? पक्का? तो कमल को वोट देना चाहिए नहीं देना चाहिए? योगी जी ने बाहुबलियों के कब्जे से 2000 करोड़ की भूमि को मुक्त कराकर गरीबों के आवास बनाने का काम योगी आदित्यनाथ। योगी आदित्यनाथ के गर्मी वाले बयान पर यूपी का सियासी पारा चढ़ा हुआ है। 4 दिन पहले यूपी के हापुड़ में योगी आदित्यनाथ ने इस बयान के जरिए समाजवादी पार्टी को निशाने पर लिया था। कल भी उन्होंने इस मंच से इस पर बयान दिया, जिस पर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने पलटवार किया है। उन्होंने योगी आदित्यनाथ के बयान को समाजवादी पार्टी और आरएलडी के गठबंधन को मिल रहे समर्थन की घबराहट करार दिया। जिसने असुरक्षा दी, जिसने दंगा दिया, जिसने माफिया दिए, और आज भी कहते हैं, कह रहे आने दीजिए सरकार। हमने कहा कभी नहीं हो रही। कवायद के दिन तक भी तुम्हारी जो है, कयामत के दिन तक भी तुम्हारा ये सपना साकार नहीं होने वाला है, ये मान करके चल लो। लेकिन ये देख लो, 10 मार्च के बाद ये पूरी गर्मी शांत करवा देंगे। इलेक्शन कमीशन इस बात की नोटिस ले कि एक मुख्यमंत्री की भाषा ही नहीं हो सकती। और जहां तक गर्मी का सवाल है, जिस दिन गर्मी खत्म हो जाएगी उस दिन हम लोग मर जाएंगे। जितने भी हम लोग बैठे हैं, अगर गर्म खून हमारे अंदर नहीं बहे तो हम जिंदा क्या रहेंगे? और योगी बाबा जो कह रहे हैं
कि इनकी गर्मी निकाल दूंगा और मई जून में शिमला जैसी ठंड हो जाएगी। मुझे लग रहा है कि पिछले हफ्ते जो एक शीत लहर आई थी, इनका माथा बहुत बड़ा है, इन्हीं को ठंड लग गई। उधर अखिलेश यादव और जयंत चौधरी ने भी चुनाव प्रचार तेज किया हुआ है। एक दिन पहले अखिलेश यादव और जयंत चौधरी ने एक साथ चुनाव प्रचार किया। इस दौरान दोनों नेताओं ने न्यूज़ 18 से बातचीत की और बीजेपी पर जमकर हमला बोला। हम लोगों ने देखा था जब गाजीपुर से लखनऊ तक का सफर उन्होंने तय किया था, तब रफ्तार 12 किलोमीटर प्रति घंटे की आई थी। अब उन्होंने 6 घंटे में सिर्फ 30 किलोमीटर का सफर तय किया है। सर, 6 घंटे में सिर्फ 30 किलोमीटर, ये सफर क्या कह रहा है? जो जनता का समर्थन दिखाई दे रहा है, जनता में सरकार के खिलाफ आक्रोश है और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी का जगह जगह तिरस्कार हो रहा है। उनको दौड़ाया जा रहा है, हटाया जा रहा है, भगाया जा रहा है। हमें उम्मीद है कि आने वाले समय में जब मतदान होगा तो उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी का सफाया होगा। ये लोग नकारात्मक राजनीति से थक गए हैं। लगातार ऐसे मुद्दे जिससे बुनियादी समस्याओं का समाधान नहीं है, उनके खिलाफ खड़े हैं। ये जनता के लोग बुनियादी मुद्दों पे बहस चाहते हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और किसान की भलाई हो। किसान के साथ जो अपमान का व्यवहार हुआ है, इसलिए किसान ने ये चुनाव अपने मान सम्मान का समझा है और आने वाले समय में ये किसान, नौजवान और यहाँ के लोग उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी को हटाएंगे। आरएलडी नेता जयंत चौधरी ने भी न्यूज़ 18 से बातचीत की। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के मुद्दे पर इस चुनाव में नहीं चलेंगे और इस बार उत्तर प्रदेश के मुद्दों पर चर्चा करनी होगी। आज आपने गन्ने वाली बात कही थी कि गन्ना चलेगा, जिन्ना नहीं चलेगा, इसको एलिब्रेट कैसे करेंगे सर? पाकिस्तान के मुद्दे नहीं चलेंगे, उत्तर प्रदेश के मुद्दे चलेंगे। गन्ने की खेती कर रहे किसान, उनकी समस्याएं, ये जड़ हैं। इन बातों को लेकर हम चुनाव लड़ रहे हैं और इनका समाधान करना है। बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने अखिलेश यादव और जयंत चौधरी के गठबंधन पर निशाना साधा। अब सोशल इंजीनियरिंग पे तो यकीन रह नहीं गया, अब एंटी सोशल इंजीनियरिंग पे ये सारे के सारे जो है वो पिटी पिटाई जो पार्टियां हैं और उनका जो गठबंधन है वो पूरी तरह से जो है वो लग गया है कि उत्तर प्रदेश में फिर से एक बार 3B ब्रदरहुड को लेके आए। और ये 3B ब्रदरहुड बलवाइयों का, बाहुबलियों का, बेईमानों का, उनको लेकर के आए और जो है वो उनकी जो कुर्सी है उसकी एक एक कुर्सी के एक एक पाए को पकड़ के बैठ जाए। लेकिन एक बात समझ लेना चाहिए कि इस उत्तर प्रदेश हो या देश हो, जो राजनीतिक तुष्टीकरण चलता उसे राष्ट्रवादी सशक्तिकरण के बल से ध्वस्त कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए इन दिनों नामांकन का दौर चल रहा है। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य अब से थोड़ी देर में कौशाम्बी के सिराथू नामांकन दाखिल करने जाने वाले हैं। इसके लिए वो बीजेपी दफ्तर पहुंच चुके हैं। सिराथू मौर्य का जन्मस्थान भी है। मौर्य के नामांकन पत्र दाखिल करते समय बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी मौजूद रहने वाले हैं। इस सीट पर केशव मौर्य ने ही पहली बार बीजेपी को जीत दिलाई थी। सिराथू से केशव प्रसाद मौर्य के चुनाव लड़ने की वजह से वो उत्तर प्रदेश की वीआईपी सीट हो चुकी है। सबकी नजरें वहां टिकी हुई है। सिराथू में केशव प्रसाद मौर्य के सामने समाजवादी पार्टी ने पल्लवी पटेल को चुनावी मैदान में उतारा है। वो केंद्रीय मंत्री और अपना दल की प्रमुख अनुप्रिया पटेल की बहन है।